welcome to Brain Roots IAS. Today we will study Indo-Islamic architecture. चलिए 12th सेंचुरी के भारत में चलते हैं। एक ऐसा दौर जब दो महान संस्कृतियां आपस में मिली और इस मिलाप ने सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत के पूरे लैंडस्केप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सिर्फ इमारतें बनाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है विचारों की, विश्वास की और उन इनोवेशंस की जो पत्थर में कर दिए गए। लेकिन हां, सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक कल्चर आया और उसने दूसरे को खत्म कर दिया। नहीं, ये एक बहुत खूबसूरत कॉन्फ्लुएंस था। इसे ऐसे समझिए जैसे दो बड़ी नदियां आकर एक संगम बनाती हैं। एक नदी अपने साथ पर्शिया की भव्यता और ज्योमेट्रिक प्रिसीजन लेकर आई और दूसरी नदी में भारतीय कारीगरों का हजारों सालों का हुनर, उनकी महीन कलात्मकता बह रही थी। आज हम इसी संगम को, इसी कॉन्फ्लुएंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सवाल यह उठता है कि यह नई आर्किटेक्चरल लैंग्वेज जिसे हम इंडो इस्लामिक या इंडो सैरेसेनिक आर्किटेक्चर कहते हैं, आखिर पैदा कैसे हुई, इसकी जड़ें कहां थीं और इसने भारत की जमीन को एक नया चेहरा कैसे दिया। चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। तो असल में ये है क्या? देखिए, ये एक ऐसी अनोखी आर्किटेक्चरल लैंग्वेज है जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को बैलेंस करती है। एक तरफ है वेस्ट का ग्रैंड स्केल, बड़े बड़े आसमान छूते डोम्स, एकदम सिमेट्रिकल लेआउट्स जिसमें एक ऑर्डर दिखता है, और दूसरी तरफ है ईस्ट की डेलिकेट क्राफ्ट्समैनशिप, पत्थर पर की गई वो बारीक नक्काशी, वो जाली का नाजुक काम जिसे देखकर लगता है मानो पत्थर में किसी ने लेस बुंदी हो। यही वो बैलेंस है जिसने हमें हमारे कुछ सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स दिए हैं। लेकिन इतने बड़े विजन को हकीकत में उतारने के लिए सिर्फ आर्टिस्टिक टैलेंट काफी नहीं था, इसके लिए एक इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन की जरूरत थी। एक पूरी की पूरी नई दुनिया बनाई जा रही थी और उसे बनाने के लिए जाहिर है नए तरीकों की जरूरत पड़ने वाली थी। और यहीं पे टेक्नोलॉजी का असली खेल शुरू होता है। इस्लामिक रूल से पहले इंडिया का आर्किटेक्चर ज्यादातर ट्रेबिएट स्टाइल पर बेस था। इसे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझिए, वर्टिकल पिलर्स खड़े किए और उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम्स रख दी। सिंपल था, इफेक्टिव था, लेकिन इसकी अपनी लिमिट्स थी। अब सीन में एंटर करता है आर्क्यूएट स्टाइल। यहां सारा का सारा जोर आर्चेस और डोम्स की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पर था, और इस एक बदलाव ने आर्किटेक्चर की दुनिया में पॉसिबिलिटीज का एक नया दरवाजा ही खोल दिया। और इस आर्क्यूएट रेवोल्यूशन के कह सकते हैं तीन मेन हीरोज थे। पहला द ट्रू आर्च यानी मेहराब। इसने आर्किटेक्ट्स को आजादी दी कि वो बिना ढेर सारे पिलर्स के बड़े बड़े स्पेशियस हॉल्स बना सकें। दूसरा द ट्रू डोम यानी गुंबद, जिसने इमारतों को एक डिवाइन ग्रैंड्योर दिया, ऐसा लगता था मानो आसमान का एक टुकड़ा जमीन पर आ गया हो। और तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट था, अ सुपीरियर मोर्टर। इसे आप एक सुपर ग्लू समझिए, एक बेहतरीन सीमेंटिंग एजेंट जिसने इन विशाल डोम्स और ऊंची मीनारों को सदियों तक जोड़े रखना मुमकिन बनाया। इसी दौर में मीनारें हमारे शहरों का एक अहम हिस्सा बनने लगी। लेकिन एक मीनार सिर्फ एक टावर नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। इसका एक डुअल पावरफुल पर्पस था। एक तरफ तो ये अजान के लिए थी, अ कॉल टू प्रेयर, जो पूरी कम्युनिटी को एक साथ लाती थी, लेकिन साथ ही ये जीत और ताकत का एक जबरदस्त सिंबल भी थी, अ पावरफुल स्टेटमेंट इन द स्काई। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ये इमारतें बनी कैसे, लेकिन अब आता है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल कि उन्हें सजाया कैसे गया। और यहीं पर हम इंजीनियरिंग से फिलॉसफी की तरफ बढ़ते हैं। हम ये डिकोड करना शुरू करते हैं कि पत्थर में एक पूरे वर्ल्ड व्यू को कैसे उकेरा गया था। इस्लामिक ट्रेडिशन के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है एनाइकॉनिज्म। सिंपल शब्दों में ये आर्ट में इंसानों और जानवरों की तस्वीरें बनाने से बचने का एक धार्मिक सिद्धांत है। अब जरा सोचिए, ये आर्टिस्ट के लिए कितना बड़ा शिफ्ट रहा होगा। इसे एक नियम ने उन्हें डेकोरेशन के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने पर मजबूर कर दिया, और इसी से जन्म हुआ एक इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेशन के। तो इस नई डेकोरेटिव लैंग्वेज में तीन मेन एलिमेंट्स थे। पहला कैलिग्राफी, जिसमें कुरान की आयतों को ही दीवारों पर एक स्टनिंग आर्ट फॉर्म में बदल दिया गया, जो स्पिरिचुअलिटी और ब्यूटी का एक संगम था। दूसरा एराबेस्क, जिसमें आपस में गुंथी हुई फूल पत्तियों ने ऐसे रिदमिक पैटर्न्स बनाए जो देखने वाले को इटर्निटी का एहसास दिलाते थे। और तीसरा ज्योमेट्री, जिसमें मैथ के प्रिसाइज प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके सिमेट्रिकल डिजाइन्स बनाए गए जो यूनिवर्स के कॉस्मिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते थे। और ये कारीगर सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थे, वे साइकोलॉजी के भी मास्टर थे। जरा इस फोरशॉर्टनिंग ट्रिक को देखिए। वो जानते थे कि मीनार पर बहुत ऊंचाई पर लिखे गए अक्षर जमीन से देखने पर छोटे और डिस्टॉर्टेड लगेंगे, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने ऊपर के अक्षरों को जानबूझकर थोड़ा बड़ा बनाया। इससे एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हुआ ताकि नीचे से देखने वाले को सब कुछ परफेक्टली यूनिफॉर्म लगे। इट्स अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। अब इस आर्किटेक्चर की जो असली खूबसूरती है ना, वो ये है कि इसमें कुछ भी सिर्फ सजावटी नहीं है। फॉर्म और फंक्शन, डिजाइन और जरूरत, ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पानी का ही इस्तेमाल ले लीजिए। ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल फीचर नहीं था, इसके 3 अलग अलग मकसद थे। पहला, रिलीजियस, मस्जिदों के आंगनों में वुजू के लिए, जो प्रेयर से पहले एक जरूरी रिचुअल है। दूसरा, क्लाइमेटिक, फव्वारे और नहरें सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं, वो इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए भारत की गर्मी में पत्थर की इमारतों को ठंडा रखती थीं। और तीसरा, डेकोरेटिव, पानी के शांत ताल में जब इमारत का रिफ्लेक्शन बनता है तो उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है, जैसा हम सब ताजमहल में देखते हैं। ठीक इसी तरह जाली यानी पत्थर की जालीदार स्क्रीन सिर्फ खूबसूरत पैटर्न नहीं है, ये एक डुअल ब्रिलियंट पर्पस पूरा करती है। एक तो ये रोशनी को फिल्टर करके अंदर एक शांत डिवाइन एटमॉस्फेयर बनाती है, लेकिन साथ ही ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह भी काम करती है। जब हवा इन छोटे छोटे छेदों से गुजरती है तो वेंचुरी इफेक्ट नाम के एक साइंटिफिक प्रोसेस से उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो ठंडी हो जाती है। ये फॉर्म और फंक्शन का एक परफेक्ट मैरिज है। और जैसे जैसे समय बीता, ये स्टाइल और ज्यादा इवॉल्व और रिफाइन हुआ। हम सल्तनत काल की विशाल, मजबूत और कुछ कुछ मिलिट्री लाइक इमारतों से मुगल दौर में आ गए। एक ऐसा समय जब आर्किटेक्चर ऑर्नेट परफेक्शन यानी सजावटी पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया। मुगलों ने चार बाग स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया और उसे परफेक्ट किया। यह सिर्फ एक गार्डन नहीं था, यह धरती पर जन्नत का एक सिंबल था, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। इसमें एक स्क्वायर प्लॉट को पानी की नहरों से 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता था, जो कुरान में बताई गई स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतीक थी। और इसके सेंटर में अक्सर एक मकबरा या पवेलियन होता था। और डेकोरेशन तो अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच गया पिएत्रा दूरा नाम की टेक्निक के साथ। यह सिर्फ इनले वर्क नहीं था। आप इमेजिन कीजिए कि स्किल्ड आर्टिसन संगमरमर में बड़ी मेहनत से कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स तराश रहे हैं और फिर उनमें लैपिस लजुली, जेड और एगेट जैसे बेशकीमती और अर्धकीमती पत्थरों को जड़ रहे हैं। यह मुगल शान और शौकत का अल्टीमेट सिंबल था। अनुभव में भी एक फंडामेंटल डिफरेंस था। पुराने हिंदू मंदिर अक्सर इंटीमेट, गुफा जैसी जगहों पर यानी गर्भगृह पर फोकस करते थे, जो एक इंसान और उसके देवता के बीच पर्सनल कनेक्शन पर जोर देता था। इसके उलट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ने बड़े बड़े खुले कम्युनल स्पेसेस बनाए, विशाल आंगन और प्रेयर हॉल्स, जिन्हें एक साथ इबादत करने वाली कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी एक शब्द पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कॉन्फ्लुएंस। क्योंकि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्टाइल नहीं है, यह एक जीवित संगम है, पत्थर में लिखा गया एक कल्चरल डायलॉग है, जो आज भी हमारे देश के लैंडस्केप की पहचान है। और यहां इस इनक्रेडिबल सिंथेसिस का सार है जिसे हम एक क्विक रिवीजन के लिए समझ सकते हैं। यह एक 3 पार्ट फॉर्मूला है। पार्ट 1, डोम, आर्च और एराबेस्क जैसे फॉरेन कॉन्सेप्ट्स लिए गए। पार्ट 2, उन्हें सैंडस्टोन और मार्बल जैसे लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया। और पार्ट 3, भारतीय कारीगरों ने उन्हें लोटस और कलाश जैसे अपने इंडिजिनस मोटिव से सजाया। ये एडेप्टेशन, इनोवेशन और कल्चरल फ्यूजन की एक खूबसूरत कहानी है। तो ये हमें इस गहरे सवाल पर छोड़ जाता है, क्या एक इमारत 2 दुनियाओं के बीच एक पुल का काम कर सकती है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इसका एक शानदार जीता जागता जवाब है। यह इस बात का सबूत है कि जब संस्कृतियां टकराती नहीं बल्कि सहयोग करती हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.